अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आज देखेंगे कि हमारा नेस्टेड इफ फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर हमने एक बिजली के यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं और उसके मुताबिक बिल जनरेट करना है। पहले तो यहाँ देखें, यूनिट्स का रेट यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 1 से लेके 300 यूनिट्स कंज्यूम हुए हों तो 10 रुपये रेट है। अगर यूनिट्स 301 से लेके 500 तक हों तो 15 रुपये रेट है और 501 से ज़्यादा हो तो 2500 रेट है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, कंज्यूमर नंबर तो कुछ भी हो सकता है, पिछले महीने क्या रीडिंग थी, इस महीने क्या रीडिंग है, और करंट कंज्यूम यूनिट्स जो हैं वो लास्ट रीडिंग को प्रीवियस रीडिंग में से माइनस करने के बाद आते हैं। यानी कि यहाँ F2 में करता हूँ, यानी C2 में से B2 माइनस कर देंगे तो आपके पास करंट कंज्यूम्ड यूनिट्स आ जाएंगे। अब वो बिल कैसे कैलकुलेट होना है, तो हमेशा कोशिश किया करें कि ये ये जो बड़ी अमाउंट है इससे स्टार्ट किया करें। सबसे बड़ी अमाउंट है 501, तो इससे स्टार्ट करें। इसको हम फिलहाल यूं लिखते हैं, इज इक्वल टू, आपको समझाने के लिए, इज इक्वल टू डी, सॉरी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 501, देन रेट क्या है 25, एल्स फिर इफ आएगा ब्रैकेट स्टार्ट D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 301, तो रेट क्या आएगा 15, उसके बाद वरना रेट जो है वो 10 आएगा। ये आप इसको गौर से देख लें। इसमें बताया गया कि अगर D2 की अमाउंट 501 से ज़्यादा होगी तो 25 आए, 301 से ज़्यादा आए तो 15 आए, वरना 10 आए। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर भी वो मामला आ रहा है, अगर वो कहता है बस इसमें इस किस्म का मामला है तो आप नो पे क्लिक कर दिया करें, एक्सेप्ट द करेक्शन, यस, तो ये करेक्शन हो गई, सॉरी, नो पे नहीं, यस पे क्लिक कर दिया करें। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी, जो उसने ये कहा था कि जब मैंने ब्रैकेट क्लोज की थी तो 2 ब्रैकेट्स क्लोज होने थी, मैंने एक कर दी थी जिसकी वजह से एरर आ रहा था। मैंने यानी कि यहाँ पर आके इसको एंटर प्रेस किया था, मैसेज आएगा, अब हम यस करेंगे तो उसका दूसरी ब्रैकेट वो खुद लगा देगा। तो ये रेट आ गया जी, यहाँ पर देखें। अब हम यहाँ चेक करते हैं इसको, यहाँ देखें 195 तक एक ही रेट आ रहा है। अगर किसी वजह से ये हमारे यूनिट्स ये होते 295 यानी 295, तो बिल फिर भी 10 है। अगर किसी वजह से 300 से बढ़ जाते तो देखें बिल 15 के मुताबिक आ रहा है, और अगर किसी वजह से 1100 कर दिए हमने, 550 हो गए तो 2500 रुपये रेट आ रहा है। लेकिन ये आ रहा है रेट, हमें रेट नहीं चाहिए, हमें बिल चाहिए। बिल कैसे आएगा कि जो रेट हो उसके साथ ही यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर एक यूनिट इस्तेमाल हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो उसका रेट निकल आएगा, बिल निकल आएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास यूनिट्स हैं D2 में, F2 पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर हम कहेंगे जहाँ रेट है, जैसे देखिए 25, तो यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई बाय D2, यानी जो भी रेट होगा वो यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जहाँ हमारा 15 है उसको मल्टीप्लाई बाय D2, और जहाँ 10 है उसको भी मल्टीप्लाई बाय D2। इससे ये होगा कि अब आपका बिल कैलकुलेट हो जाएगा। ये 13,750 रुपये बिल आया। अगर यूनिट्स किसी वजह से देखें 650 हम करते हैं, 100 यूनिट्स हैं तो 1000 रुपये बिल आ रहा है। और अगर किसी वजह से ये देखें अभी 10 के हिसाब से चल रहा है, और जो ही हम यूनिट्स जो है वो क्रॉस करवाएंगे 300 से, जैसे कि, तो अब बिल जो है कैलकुलेट हो रहा है 15 के हिसाब से। आप इसको अब चेक कर लीजिएगा। तो ये तरीकाकार है। इसको आप, मैं एक दफा दोबारा दिखा देता हूँ कि अगर 501 से ज़ायद हों, याद रखें जब भी हमने कुछ चीज़ कैलकुलेट करनी है तो बड़ी अमाउंट से शुरू करनी चाहिए, फिर गलती के चांसेस नहीं रहते। तो 501 से शुरू कर रहे हैं हम, तो उससे सबसे पहले यहाँ पर देखें उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 25 से। इसी तरह नेक्स्ट इफ अगर वो 301 से ज़्यादा हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 15 से, अदरवाइज तो वो ज़ाहिर कम ही होगा, तो फिर हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये था हमारा जो कल हमने थोड़ा सा देखा था, आज उसकी थोड़ी सी चीज़ें देखी, कुछ इसको मजीद समझने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सिचुएशन है। अब यहाँ पर हमने एक शीट बनाई हुई है जहाँ बच्चे के नाम हैं
और उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स में यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ आउट ऑफ 1100, आउट ऑफ 1100, और यहाँ परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है और यहाँ मुझे ग्रेड चाहिए। ग्रेड इस तरह से है कि ये देखें ऑब्टेन मार्क्स कैसे है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज निकली हुई है। F2 करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है। अब यहाँ ग्रेड निकालना है। अब यहाँ से शुरू करेंगे बड़ी अमाउंट से, तो ये जरा लंबा फार्मूला होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी रहे। यहाँ देखिएगा जी, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 में हमारी परसेंटेज है, K2 ही लेंगे, K2 ग्रेटर देन 90। अच्छा जी, ग्रेटर देन 90 हो तो ए ग्रेड प्रिंट करें, इसको डबल कोटेशन साइन में लिखेंगे। जब टेक्स्ट को प्रिंट करवाना हो तो डबल कोटेशन साइन, वरना फिर इफ A2 ग्रेटर देन 80 तो बी ग्रेड, वरना इफ ब्रैकेट स्टार्ट, जितने यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं उससे एक कम इफ लगेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर इफ दोबारा देखते हैं जी, इफ K2 ग्रेटर देन 70 तो सी लगेगा, कॉमा इफ K2 ग्रेटर देन 60 तो डी ग्रेड, इफ K2 ग्रेटर देन 50 तो ई ग्रेड, वरना दूसरी सूरत में एफ या फेल लिख सकते हैं आप। अब जितने इफ हमने शुरू किए थे वो सब क्लोज भी करने हैं। यहाँ देखें, एक इफ यहाँ ब्राउन सा है, एक ग्रीन, दो, थोड़ा पर्पल टाइप है, तीन, ये भी ब्राउन सा है, चार, और ब्लैक 5। तो यहाँ हम 5 ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5। अगर कम ज्यादा होंगी यहाँ पे ही एरर आता है, या तो कॉमा लगाने में एरर आ जाता है, या डबल कोटेशन साइन में लगाने में एरर आता है, या फिर ब्रैकेट क्लोज करने में। तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ए ग्रेड आ चुका है। अब मैं इसको सिर्फ यहाँ पर डुप्लीकेट कर देता हूँ, कॉलम थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर, अब हर एक का उसने ए ग्रेड कैलकुलेट कर दिया क्योंकि हमारी परसेंटेज गलत कैलकुलेट हुई है। मल्टीप्लाई यहाँ ये हुआ कि यहाँ J2 से मल्टीप्लाई नहीं था करना बल्कि 100 से करना था, तो मैंने यहाँ 100 लिखा है। अब वो परसेंटेज सही कैलकुलेट होगी और अब उसके ग्रेड भी सारे सही हैं। ये देखिए, जिनका 51 से था ई, ये 50 से कम है फेल, 45 वाला भी फेल, 71 वाला सी, 88 वाला डी, और ये ई और ये भी फेल। अब देखें किसी वजह से यहाँ पर अगर हम इसको ए ग्रेड लेके आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट करते हैं हम इसको कहते हैं 990 मार्क्स इसके आए हैं, तो बी है क्योंकि 90 तक हमारा बी है। अब अगर हम इसे कहते हैं 995 मार्क्स आए हैं, अभी भी वो 90 से खैर बढ़ गया है, तो वो देखें फौरन ए ग्रेड आ गया। तो इस तरह ग्रेडिंग सिस्टम जो है इसका खुद ब खुद कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कुछ और आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि रिजल्ट कार्ड में जब स्कूलों या कॉलेजेस से मिलता है तो मैनुअली टीचर्स अपने कुछ रिमार्क्स लिखते हैं। रिमार्क्स लिखते हैं कि ये बच्चा फलाना है, टेस्ट में कमज़ोर है, इसको फलाना सब्जेक्ट में चीज़ की ज़रूरत है, इसको फलाना चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह से। तो वो भी आप यहाँ ऑटोमेटिकली जनरेट करवा सकते हैं। वो कैसे? अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आपको रिमार्क्स देने हैं, मैं यहाँ एक कॉलम इंसर्ट करवाने लगा हूँ। इंसर्ट, यहाँ पर देखिएगा कॉलम, और यहाँ पर हम टीचर के रिमार्क्स चाहते हैं। अब रिमार्क्स भी देखें, जाहिर है जब कोई बंदा फेल होगा तो रिमार्क्स उसे कुछ और किस्म के मिलेंगे, अगर कोई पास होगा तो और किस्म के मिलेंगे। तो आप चाहें तो रिमार्क्स एक जगह लिख लें। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो ए वाला बंदा है उसके रिमार्क्स में लिख देते हैं जी एक्सीलेंट पोजीशन।
उसके बाद यहाँ पर कुछ और लिख दे, जो मर्जी लिख लें, जितना मर्जी लिख, कीप इट अप। और यहाँ पर लिख देते हैं हम नीड टू वर्क हार्ड। डी पर वर्क हार्ड इफ यू वांट टू इम्प्रूव। ई पर हम लिखते हैं जी इट्स योर लास्ट चांस टू इम्प्रूव योरसेल्फ। और यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट सेटिस्फैक्टरी। अब यहाँ P1 में कुछ लिखा है, सॉरी P2 में, P3 में, P4 में, P5 में, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको यूं सेट करते हैं इस जगह पर ग्रेड के हिसाब से, यानी जो ग्रेड बंदा लेता है मार्क्स उस किस्म के उसके पास आ जाए। यहाँ पर L2 के हिसाब से लिखेंगे हम, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट L2 इज इक्वल टू ए, अगर के बराबर हो तो कहाँ से ले, वो P2 से, P2 से चीज ले ले, वरना इफ L2 इज इक्वल टू B, अगर B के बराबर आए तो वो P3 से ले ले, रिमार्क्स इफ L2 इज इक्वल टू C तो P4 से ले ले, और इफ L2 इज इक्वल टू P तो P5 से ले ले, इफ L2 इज इक्वल टू E तो वो P6 से ले ले, वरना वो P7 प्रिंट कर दे। और सारे इफ की ब्रैकेट्स क्लोज करें, गिन के आप यहाँ पर देखें, गिनते जाएं और क्लोज करते जाएं। इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें वो आपको साथ साथ रिमार्क्स भी दिखा रहा है। साइज में इसका छोटा कर रहा हूँ ताकि पूरा आ जाए इसमें, और यूं कर देते हैं। और ये कैसे होगा ये देखिए। अच्छा, एक चीज जो ये है कि हमने इसको यहाँ ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर लो जूम। इसको चेक करते हैं, मतलब सही नहीं आ रहे, जरा दोबारा चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर रहा हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए और आपको देखने में आसानी हो। आप चेक करते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा जूम भी कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, इसमें आता है कि अगर F2 A के बराबर हो जाए तो P2 की वैल्यू आए। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ये P2 है। और अगर L2 B के बराबर हो जाए तो P3 में जो वैल्यू है वो आ जाए। और अगर L2 C के बराबर हो जाए तो P4 की वैल्यू आ जाए। और अगर D के बराबर तो P5 की, अगर E के बराबर है तो P6 की, और अदरवाइज जो है वो P7 की वैल्यू आ जाए। यहाँ तो ठीक नजर आ रहा है। अब हम इसको जरा ड्रैग करते हैं, इधर भी फेल वाले पर आता है तो 0 क्यों आ रहा है। अच्छा, देखते हैं इसको, ये क्यों गलत आ रहा है।
यहाँ P7 में जो हो यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो आ रहा 0। अच्छा चलो बाकियों को भी देखते हैं जरा कॉपी करके, सबके गड़बड़ आ रहा है। P1 नहीं सॉरी, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, P5 है, P6 है। मैं जरा नंबरिंग यहाँ इसकी ऐड कर दूँ, P1, P2, P3, P4, P5, P6। यहाँ जरा नंबर हमसे गलत हो गए थोड़े से, वो सही करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी P7 में है ये हमसे ना गलत नंबर हो गया जी। F2 करते हैं इसको। P2 तक तो ठीक था, और B हो तो P3 भी ठीक है, और C हो तो P4 भी ठीक है, D हो तो P5 भी ठीक है, P6 भी ठीक है, और P7 थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे देखना पड़ेगा क्यों आ रहा है ये गलत। अच्छा हाँ, गलत इसलिए आ रहा है कि ये देखें, मैं समझ रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये आ रहा था कि जब हम इसको नीचे मूव करते हैं तो यहाँ L1 L5 हो रहा था, तो ये भी P को भी चेंज कर रहा है, P6 P7 P8 P9। हम चाहते हैं ये हमेशा एक ही रहे, ये चेंज ना हो। अब बिल्कुल ये सही है, समझ आ गई है। अब इसको देखें, हम चाहते हैं कि जो कमेंट्स P7 में P7 के ही रहें और ये चेंज ना हो। जब हम इसको नीचे की तरफ मूव करें तो ये P8 P9 P10 ना हो, हम इनको फ्रीज करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं इनकी वैल्यूज कभी भी इस फार्मूले में चेंज ना हो। तो जिस जगह को हम फ्रीज करना चाहते हैं उस पर ला के हम F4 प्रेस करते हैं, मतलब शॉर्टकट होता है F4। यहाँ देखें, उसके शुरू में और आखिर में कॉलम के डॉलर का साइन आ जाता है। इससे ये होगा कि अब ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको लाके इस पर भी F4, इस पर लाके इसको भी F4, इस पर लाके इसको भी F4, और इसको भी F4, सॉरी, और इसको F4, और इसको। अब ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। एंटर प्रेस करते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो इसको दोबारा बात कर लेंगे। अब हम इसको ड्रैग करके करते हैं तो देखें, जिस जिसका जो जो ग्रेड है उसके हिसाब से उसके रिमार्क्स टीचर के ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये जो फेल है बंदा, उसका बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ रहा है। जो ए ग्रेड में है एक्सीलेंट पोजीशन आ रहा है। जो ई में है उसका उसके मुताबिक। अब देखें, फर्ज करते हैं कि बंदा फेल है, इसको हम पास करते हैं, तो क्या यहाँ रिमार्क्स चेंज होते हैं और फेल भी चेंज होता है? यहाँ देखें, इसके नंबर हम ले लेते हैं 750। ये देखिए, जो ही उसके 68% है, डी ग्रेड भी चेंज हो गया और उसका रिमार्क्स भी चेंज हो गए। अगर हम इसको करते हैं जी 1010, तो देखें 91% आ गई और साथ ही उसका ग्रेड भी चेंज हो गया और एक्सीलेंट पोजीशन भी आ गई। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको रिमार्क्स चेंज करने पड़े, तो आप 1000 बच्चे को रिमार्क्स देना चाहते हैं, तो आप 1000 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक जगह रिमार्क्स चेंज कर दें। जैसे देखें, बेटर लक नेक्स्ट टाइम है, तो इस जगह अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ सिर्फ एक जगह चेंज कर दें। ये देखें जी, ट्राई टू वर्क हार्ड इफ यू वांट इन फ्यूचर। अब यहाँ से हमने एक दफा चेंज कर लिया। अब अगर 10,000 बच्चा भी होगा तो हर एक का वहां पर देखें चेंज हो जाएगा। ये देखें, तो यहाँ पर अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो उस तरह लाइनों में भी ये तकसीम हो जाएगा। ये देखें, अब ये हमारा रिमार्क्स यहाँ जनरेट हो गए। इसको आपने ट्राई करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और इसको आप कर लेंगे।
आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि इससे आगे ज़्यादा चलेंगे फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें और फिर मुझे बताएँ। और आखिर पे यहाँ पर अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो वो मुझे ज़रूर बताएँ।